अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसका टॉपिक है आज का अनसीन कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज। तो गाइस ये वीडियो मैं खास तौर पर एक भाई की फरमाइश के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनको बनाकर डिलीवर दूँ ताकि वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें इसके अंदर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है वीडियो ये होने के लिए, और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को जानना क्यों ज़रूरी है। गाइस अगर हम अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को जानेंगे तो हमें ये इसका पता चलेगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है और इसमें 100% अपना कैसे स्कोर करना है, और इसका ये बहुत सारा फायदा होगा एग्जाम्स के अंदर। और फिर इसका गाइस इसको जानने का एडवांटेज ये है कि हमें इससे हेल्प आउट होगी इस वीडियो से, कि हम फिर अनसीन किसी भी किस्म के अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को हम सॉल्व कर सकेंगे। वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, वो हमारे लिए बेहद ईजी बन जाएगा। तो गाइस इसके बाद इसका एक ही नुकसान है कि अगर हम इसे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को जानेंगे तो सिर्फ हमें एंशिएंट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पता चलेगा, यानी स्टोरीज वगैरह के बारे में या फिर किसी और चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। तो गाइस बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए जानते हैं गाइस कि आखिर अनसीन कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। Unseen comprehension is a type of reading comprehension task that involve answering questions about a passage that is not including in your textbook or other materials। यानी कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो है वो एक किस्म की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, यानी कि रीडिंग पैसेज है का टेस्ट है, जो कि उसके अंदर होते हैं क्वेश्चंस होते हैं और उनके आपने आंसर्स करने होते हैं। और वो जो पैसेज होता है वो ना तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होता है ना फिर किसी और मटेरियल या चीज के अंदर होता है, यानी वो आउट से आता है, यानी बाहर से आता है। फिर इसकी डेफिनेशन भी गाइस यही है, सेम ही है इसी तरह के। unseen comprehension is a type of reading comprehension test that involves answering question about a passage that is not including in your textbook or other materials। यानी कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है जो है वो एक किस्म की रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है, जो कि अपने अंदर क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, फिर उसी में से हमें आंसर्स निकाले होते हैं। और ये जो है वो पैसेज ना तो आपके टेक्स्ट बुक में होता है और ना तो किसी दूसरे मटेरियल वगैरह के अंदर होता है। तो गाइस ये था अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का, कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद गाइस आ जाता है इसका पर्पस की, यानी इसका मकसद क्या है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का, वो हम देख लेते हैं। Unseen passages are often used to improve vocabulary skills and an important part of school and college exams। यानी कि अनसीन पैसेज है जो कि वो है इस्तेमाल होता है कि हम अपनी वोकैबुलरी स्किल्स जो है हमारी, हम उनको इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा बेहतर बना सकें। और ये इम्पोर्टेंट एक किस्म का खसूसी स्कूल के एग्जाम का या फिर कॉलेज के एग्जाम का ये एक किस्म का खसूसी पार्ट होता है, किसना नहीं होता है वहाँ। फिर जो है गाइस इसके फॉर्मेट आ जाता है, वो हम देख लेते हैं कि अनसीन पैसेजेस आर ऑफर राइटिंग written like short stories and include question for the readers to answer। यानी कि इसका फॉर्मेट ये होता है कि अनसीन पैसेज जो होता है वो लिखा होता है जैसे कि छोटी स्टोरीज लिखी होती हैं उनकी तरह ये लिखा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका रीडर ने आंसर करना होता है, पढ़ने वाले ने। तो इसके बाद फिर इसके गाइस गोल आ जाते हैं कि इसका गोल क्या है, वो हम देख लेते हैं कि द गोल ऑफ अनसीन comprehension is to test and improve your ability to understand our language। यानी कि इसका गोल ये होता है कि जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होता है वो एक किस्म का टेस्ट होता है और इम्प्रूव करता है आपकी एबिलिटी को, जैसे कि आप किसी भी लैंग्वेज को समझ सकें। तो गाइस ये था इसका पर्पस, फॉर्मेट और गोल जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, बताया आपको। गाइस इसके बाद है इसकी टिप्स कुछ मैंने आपके लिए लिखी हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। हाउ टू सॉल्व एन अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो आपके एग्जाम वगैरह में आएगा तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना होगा। Here are some tips for solving unseen comprehension passages। यानी कि यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कुछ टिप्स जो मैंने लिखी हुई हैं कि एक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो है कि आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज, यानी आपको पता होना चाहिए कि वो जो है कॉम्प्रिहेंशन है या फिर पैसेज है उसका मेन आइडिया क्या है, उसका असली मकसद क्या है। उसके बाद है स्किम एंड स्कैन, यानी कि आप उसे देखें कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है,
उससे गौर से देखें और उसे स्कैन कर लें आप अपने दिमाग के अंदर। फिर है एक्टिवेट प्रीवियर नॉलेज, यानी कि आप उसके अंदर फिर अपनी नॉलेज जो है आपके जहन में वो उसके अंदर आप डालें, फिर आप देखें कि आपको क्या समझ में आ रहा है। फिर है डिटरमाइन की डिटेल्स, यानी कि उसके जो की डिटेल्स हैं, मेन पॉइंट है, की पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लें कि वो क्या क्या है। प्रीव्यू द टेक्स्ट, यानी कि आप उस टेक्स्ट को रिव्यू कर लें कि वो एक टेक्स्ट जो है वो किस किस्म का है, कैसा है। फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चंस, उसके फिर आप क्वेश्चंस को देखें, यानी सवालात जो हैं वो उसके क्या हैं, किस टाइप के हैं, किस तरह के हैं। डेवलप अ रीडिंग हैबिट, और उसमें से आप फिर जो आपके रीडिंग की आदत है उसको और आप मजीद डेवलप करें। तो ये कुछ टिप्स थी जिनको आप इस्तेमाल करके अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को किसी भी टाइप के सॉल्व कर सकते हैं आप। उसके बाद गाइस आ जाती हैं इसकी ट्रिक्स, यानी कि कुछ ट्रिक्स जो कि आपको और इजी बना देंगी आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन को किसी भी किस्म के सॉल्व करने में। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो here are some tricks to how solve easily and unseen comprehension quickly, यानी कि यहाँ पर कुछ मैंने ट्रिक्स लिखी हैं आपके लिए कि आप किस तरह इजीली आसान तरीके से अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला है कि पॉइंट वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, यानी कि आप अपने ग्रामर पर, वोकैबुलरी पर काम करें। फिर है प्रोबेबली प्रोबेबल क्वेश्चंस, यानी कि उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लें, गौर से नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद है यूज टेक्स्ट क्लूज, यानी कि उसके अंदर जो क्लू दिए हुए हैं आपको, तो मतलब क्लू का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि आपको उसके सॉल्व करने के जो है, जैसे हिंट हिंट समझ लें आप, हिंट दी हुई है उस टेक्स्ट के अंदर, तो उन हिंट को आपने यूज करना है टेक्स्ट के अंदर जो दी हुई है। फिर वही बात आ जाती है कि मेन आइडिया, यानी कि आपको उसका मकसद पता होना चाहिए कि टेक्स्ट का असली मकसद क्या है, उसका आइडिया क्या है आखिरकार। फिर एज समराइजिंग, यानी कि उसका आप समरी निकाल लें उसकी, कि उसको आप देख लें कि वो वैसे तो जो भी लिखी हुई है, आप फिर आप उसका खुलासा निकाल लें। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आप इनको अपने एग्जाम के अंदर मतलब यूज करेंगे इन ट्रिक्स से फायदा उठाकर, तो फिर आप अनसीन कॉम्प्रिहेंशन को बहुत जल्दी इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आ जाता है अनसीन पैसेज, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ताकि आपको हेल्प आउट हो सके और आप उससे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज is in fashion. Parents are often heard complaining about difficulties in bringing up children these days, यानी कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो कि ज्वाइंट फैमिलीज हैं, उनके अंदर जो पेरेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने जो है कुछ कंप्लेन्स अपने बच्चों से इन दिनों में देखी है कि उनको कुछ मसलात का सामना करना पड़ रहा है। Too much of freedom in demand, too much independence, overnight parties, exclusive extravagance, blurring pocket money, no time for study and family. All this is a common cry of such families. यानी कि उनको बहुत आज़ादी चाहिए अपनी, उनको डिमांड चाहिए जैसे वो मर्जी करें, उनको फ्री टाइम चाहिए, वो पार्टीज करते हैं बहुत सारी रातों तक, देर तक। उसके बाद फिर ऐसे ही अपना पैसा ज़ाया करते हैं, खर्च करते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा यानी कि फजूल खर्चा करते हैं, और उनके पास कोई टाइम नहीं होता पढ़ाई करने का। और फैमिलीज का ये जो है ज़्यादातर रोना है इस तरह की फैमिलीज का। तो इसके बाद एक aren't parents themselves responsible for this पैचफुल स्टेट, यानी ये बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीजों के, ये जो हो रही हैं। द बेसिक नीड ऑफ अ ग्रोइंग यूथ इज द फैमिली, लव, अटेंशन एंड बॉन्डिंग अलोंग विथ मॉरल वैल्यूज, यानी कि जो बेसिक जरूरत है इस यूथ को वो है फैमिली की, मोहब्बत की, अटेंशन की, बॉन्डिंग की।
एक दूसरे के साथ, ताकि वो एक दूसरे को और ज्यादा वैल्यूज दे सकें। नो शुड नो one should not forget that clarity begins at home। यानी कि हर किसी को नहीं ये भूलना चाहिए कि क्लैरिटी आप अपने घर के अंदर इस तरह की रखें। इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी both need to respected in order to maintain the sanctity ऑफ फैमिली। यानी कि जो आज़ादाना आपको चाहिए या आपको अलग रहने की एक सत्ता चाहिए, वो भी है, काबिल एहतराम है, लेकिन उससे फिर अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी में मेंटेन करना पड़ेगा आपको। Children today are to be handled with fact in order to bridge the ever-ending generation gap। यानी कि आज के जो हैं बच्चे हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा इस तरह, अपने जनरेशन का गैप जो है अपनी फैमिली के साथ बनाना पड़ेगा। Only the reasonable demands need to be fulfilled, as there are too many expenses to be met and top many social obligation to be taken care of by parents। यहाँ पर यानी कि ना तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड है इनके पेरेंट्स के ऊपर बच्चों की, कि उनको फुलफिल करना है, यानी कि उनकी पूरी करनी है ज़रूरियात, बल्कि उनके एक्सपेंसिव भी उनको पूरे करना होते हैं, और उसके बाद जो है वो उनका ख्याल भी रखना होता है पेरेंट्स की तरफ से। Our forefathers lived happily in joint family। यानी कि हमारे जो forefathers थी, यानी हमारे दादा परदादा, वो joint families के साथ रहते थे, मतलब उनकी फैमिली जो होती थी वो इकट्ठे होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। Children were allowed to live with their cousin, learn to adjust within means। यानी कि बच्चे जो हैं वो ने मोहब्बत है वो अपने कजन्स के साथ रहे और उस तरह उससे एडजस्ट करें। There was perfect harmony between the generation। यहाँ पर एक किस्म की perfect harmony बनी हुई है जनरेशन के दरमियान। There never exists the concept of all as humans। यानी कि उनके पास जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो पुराने जो लोग थे उनकी बातें समझ सके। There was deep respect for the families, elders and love, care and concern for the youngster। यानी कि यहाँ पर एक किस्म की बहुत सारी रिस्पेक्ट है फैमिली के लिए, एल्डर्स के लिए मोहब्बत है, ख्याल रखना है, जो कि यंगस्टर के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद even the minor family difference were सॉल्व एम्बेरसली। यानी कि यहाँ पर ये जो कुछ मसलात हैं ये सॉल्व हो सकते हैं आसानी से अगर हम इन्हें करना चाहे तो। गाइस ये कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने लिखा है आपके लिए। इसके बाद आ जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस यानी सवालात। मेंशन एनी टू मेजर कॉमन कंसर्न ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि आप ऐसी कोई दो कॉमन कंसर्न्स अपनी न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो इस पैसेज के अंदर दिए हुए हैं वो आप मेंशन करें। Who according to the passage are responsible for them। यानी कि इस पैसेज के मुताबिक, इस कॉम्प्रिहेंशन के मुताबिक उस चीज का रिस्पॉन्सिबल आखिर कौन है। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन क्लियरली बीइंग्स एट होम। यानी कि आप एक्सप्रेशन या क्लैरिटी जो कि घर पर शुरू होती है उसे आप एक्सप्लेन करें। और फिर डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन जॉइंट फैमिलीज। जॉइंट फैमिलीज का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है उसे आप बयान करें। Which word in the passage means holiness of लाइफ। यानी कि इस पैसेज के अंदर पूरे के अंदर ये कौन सा अल्फाज ऐसा है जिसका होलीनेस यानी कि खुशहाल जिंदगी गुजारने से मतलब है। इसके बाद आ जाते हैं आंसर यानी कि इसके जवाबात। जैसे कि था कि मेंशन एनी टू मेजर कंसर्न्स ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के कोई से भी दो कंसर्न्स आप बताएं। तो उसके अंदर यहाँ पे है इसका आंसर कि टू मच इंडिपेंडेंस एंड नो टाइम फॉर स्टडी एंड फैमिली। यानी कि उनकी डिमांड ये होती है कि हमें आज़ादी चाहिए और उसके बाद उनके पास कोई टाइम नहीं होता, ना तो सिर्फ फैमिली के लिए और ना फिर स्टडी के लिए।
फिर था कि who according to the passage are responsible for them, यानी कि पैसेज के मुताबिक इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स themselves, यानी कि वालिदैन जो है वो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर था कि एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन क्लैरिटी बीइंग्स एट होम, यानी कि आप एक्सप्रेशन क्लैरिटी जाहिर करें जो कि घर पे शुरू होती है, तो वो है the parents should not forget that it is in giving that one receives, यानी कि माँ बाप को, पेरेंट्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक किस्म का हमने जो है वो रिसीव करनी है ये चीज, अगर हम ऐसे करेंगे तो। फिर उसके बाद था कि डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन जॉइंट फैमिली, यानी जॉइंट फैमिली कैसे होते हैं, उनका एटमॉस्फेयर क्या होता है, वो आप जो मिलकर रहते हैं वो आप इसमें डिस्कस करें। तो उसके बाद है इसका जवाब है कि इन जॉइंट फैमिलीज, यानी जॉइंट फैमिलीज के अंदर children get a friendly atmosphere and they also learn to adjust within means, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वहां पर हासिल करते हैं और वो सीखते हैं कि इसके अंदर हमने कैसे एडजस्ट करना है, अपने आप को कैसे रहना है इसके अंदर, उसका वो मतलब सीखते हैं। Which word in the passage means holiness of life, यानी कि इस पैसेज के अंदर होलीनेस यानी कि खुशहाल जिंदगी गुजारना किस अल्फाज का मायने है, तो वो था सैंक्टिटी, यानी सैंक्टिटी का मतलब है कि खुशहाल जिंदगी गुजारना। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उस टॉपिक के मुताबिक, जिसके मुताबिक आपको वीडियो चाहिए होगी उसके मुताबिक बना के भेजेंगे, या फिर इसके मुताबिक अगर आपको दोबारा वीडियो चाहिए तो दोबारा बना के भेजेंगे। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और गाइज जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारा रोज इसी तरह मिल सके। तो गाइज अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।